हेलो डियर स्टूडेंट, खान का ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम सब बात करते हैं केमिस्ट्री के वीडियो पार्ट नंबर 2 पे। तो टुडेज क्लास इज स्टार्टेड विद द नेम ऑफ गॉड ईश्वर अल्लाह, यानी कि बिस्मिल्लाह। तो चलते हैं वीडियो नंबर पार्ट 2 के 13वां प्रश्न को हम लोग लेकर यहाँ हाजिर हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो 13वां प्रश्न है आज का, यशद लेपन यानी कि गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो चलते हैं प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। यशद लेपन किसे कहते हैं, या यशद लेपन से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर की ओर चलते हैं। इसका आंसर होगा कि यशद लेपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबाने से वस्तु की सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कह सकते हैं, गैल्वेनीकरण कह सकते हैं। तो प्रश्न में अगर शब्द अलग अलग हो तो आप इसी आंसर को लिखेंगे। तो चलते हैं आज का हम सब 14वां प्रश्न पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, कि पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है। तो इसका आणविक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। अब फिर से सूत्र को सुन ले, CaSO4 हाफ H2O। इसका नाम अगर IUPAC नाम की ओर चले तो इसका IUPAC नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 15 पे बात करते हैं। आज का 15 नंबर पे जो प्रश्न है उस प्रश्न को जानते हैं। एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु का अगर बात की जाए तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी है, जिसका जो संकेत होता है Hg होता है। अगर इसकी परमाणु संख्या पे बात कर लें तो इसकी परमाणु संख्या 80 होती है, और ये एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग क्लिनिकल थर्मोमीटर में किया जाता है। चलते हैं हम सब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 पे, कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। प्रश्न फिर से आप सुन ले, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इसके आंसर है ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ किसी अन्य कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसके स्थान में वो चला जाता है। ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा उदाहरण, कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो CuSO4 को अगर हम लोग मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम जो Cu को यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, और ये क्या बना देती है, मैग्नीशियम सल्फाइड बना देती है, और कॉपर निष्कासित हो जाता है, अलग हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 पे बात कर लेते हैं कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, या उत्प्रेरक से आप क्या समझते हो। उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर को हम सब जान लेते हैं उत्प्रेरक के बारे में। तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति में कोई अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। ऐसे ही पदार्थ को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। अगर उदाहरण के बारे में अगर बात कर ली जाए इसके कैटलिस्ट का, तो हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को लेते हैं। तो पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन बनता है, लेकिन अगर हम इसी पोटेशियम क्लोरेट में MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिला देते हैं तो ऑक्सीजन निकलने की जो दर होती है, स्पीड होती है, बहुत तेज हो जाती है।
तो ये था कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। प्रश्न नंबर 18 पे बात कर लेते हैं और आज का प्रश्न नंबर 18 है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। प्रश्न फिर से आप देख लें कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है, उद्योग में इसका उपयोग यानी कि कार्य में किस कार्य में लाया जाता है। तो चलते हैं हाइड्रोजनीकरण को जानते हैं। निकल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मिलाकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर रख लें डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ये था हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण का अगर अनुप्रयोग के बारे में बात कर ले हम लोग औद्योगिक दृष्टिकोण से कि उद्योग में इसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। इसका उद्योग में जो होता है, उद्योग में वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं, आज का 19वां प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगतियों को लिखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगतियां निम्नलिखित है। तो पहला बात कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन का स्थान। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन का स्थान है, तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो एक होती है और ये क्षार धातुओं के कुछ समानता रखती है। जो क्षार धातुएं होती है उसके जैसे ही होती है, इसलिए इसे क्षार धातुओं के साथ वर्ग 1a में रखा गया है। दूसरा जो विसंगति की बात कर ली हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी की, वो है क्या, समस्थानिकों का स्थान। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। समस्थानिक का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, नहीं उसका कोई स्थान दिया गया है। अगर तीसरा विसंगति पे अगर बात कर ले हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी का, तो तीसरा है तत्वों का व्युत्क्रम स्थान। तो तत्वों का व्युत्क्रम स्थान में अगर बात की जाए तो हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कुछ अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले जो तत्व हैं उनको कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिए गए हैं, जो कि इसका स्थान संगत नहीं है, क्योंकि इसमें अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के बाद रखना चाहिए। तो ये विसंगति था मेंडलीव के आवर्त सारणी का। तो प्रश्न नंबर 20 पे हम लोग बात कर लेते हैं कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है, यानी जितने भी मेंबर होंगे यौगिक के, उसका जो क्रियाशील समूह होगा वो सभी सेम होंगे और इसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों का जो आणविक सूत्र के बीच का जो अंतर होगा वो CH2 का होगा। तो इसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, समजात श्रेणी कह देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए और अब आप अपने आने वाले मैट्रिक एग्जाम को आसान करने के लिए और बेहतर नंबर से कामयाब होने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यार बनाए रखें। थैंक्स।